गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शब्द विचार का जो अपन चल रहा था, और उसमें रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए थे, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द तीनों प्रकारों के बारे में ठीक तरह से हमने पढ़ लिया था। शब्द भेद में अगला जो प्रकार है शब्द का, वो आज हम पढ़ते हैं तीनों के बारे में एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। रूढ़ शब्द, रूढ़िया परंपरा के अनुसार सैकड़ों वर्षों से जिन शब्दों का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के लिए होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने बताया मैंने, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, स्त्री आदि शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द जिनका अलग अलग भी अर्थ होता है, लेकिन दोनों के मेल पर उनका भिन्न अर्थ हो जाता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे यौगिक शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्याधन आलय, विद्या शब्द का भी अर्थ है, आलय शब्द का भी अर्थ है, तो ये यौगिक शब्द की प्रेम सागर, प्रेम धन सागर, प्रतिदिन, प्रति धन दिन, इस तरह से। और आखिरी इसका अपना भेद था योग रूढ़ शब्द, यानी ऊपर वाले जो दो भेद अपने पढ़े, रूढ़ और यौगिक, उन दोनों को मिलाकर के बन गया योग रूढ़ शब्द। इसका सीधा सा मतलब क्या है? योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बने हैं, लेकिन फिर भी वो रूढ़ है, यानी उनका जो है अन्य अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है। मैंने आपको बताया था उस समय भी, समास के 6 भेदों में जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे लंबोदर शब्द है, लंबा, धन, उदर दो शब्दों के योग से बना है। अब लंबा शब्द का अर्थ अलग है, उदर शब्द का अर्थ पेट है, लेकिन इन दोनों का ये अर्थ नहीं लेकर के एक अन्य अर्थ इसका लिया जाता है। रूढ़ि और परंपरा के अनुसार गणेश के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना अध्ययन अपन ने कर लिया था। यानी शब्द के दो भेद अपन ने, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेदों के बारे में पढ़ लिया था, और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेदों के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं, चलो, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तीसरे प्रकार का अपना जो भेद है इसमें, वो है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में हम पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। लिख देता हूं मैं दोनों का नाम, पहले इसके बारे में जानकारी दे देता हूं मैं मोटी मोटी। पहला जो प्रकार है वो है विकारी शब्द, और दूसरा इसका जो भेद है वो है अविकारी शब्द। विकारी से पहले अ उपसर्ग लग गया, अ उपसर्ग लगते इसके विपरीत अर्थ वाला हो गया अविकारी। इतना ही अंतर है दोनों शब्दों में, विकारी और अविकारी। उपसर्ग के बारे में पहले आप जान चुके हो, ठीक तरह से मैं आपको बता चुका हूं। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द से पूर्व पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
तो विकारी और अविकारी दो भेद हो गए प्रयोग के आधार पर शब्द के अन्वय। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकार किसे कहते हैं? विकार का मतलब है परिवर्तन आना, उसमें चेंज होना। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वे शब्द या जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द है। संज्ञा के 3 भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं हम, सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं, विशेषण के 4 भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रिया के 2 प्रकार के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इनके जितने भी शब्द है सारे के सारे विकारी शब्द हैं। विकार का मतलब परिवर्तन आना। अब परिवर्तन लिंग संबंधी हो सकता है, वचन संबंधी हो सकता है, कारक संबंधी हो सकता है, काल संबंधी हो सकता है। वचन अपने हिंदी में मालूम है आपको, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। लिंग मेल और फीमेल यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। काल 3 है, वर्तमान, भूत और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके बारे में आप भली भांति कारक के 8 भेद हैं पढ़ चुके हैं आप। तो ये जो शब्द है वो इनमें किसी भी प्रकार का, जैसे फॉर एग्जाम्पल विकारी शब्द का एक उदाहरण मैं लिखता हूं। छात्र एक शब्द है, सभी जानते हो आप, छात्र एक शब्द है। और छात्र जो शब्द है इसी से आगे मैं दूसरा शब्द लिखता हूं छात्रा, जानते हैं आप सभी। और तीसरा मैं शब्द लिखता हूं छात्रों, और चौथा मैं शब्द लिखता हूं छात्राओं। ये 4 प्रकार के शब्द हो गए। अब हम इस बात को आप जानते हैं, छात्र शब्द जो है एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन है, पुल्लिंग है और जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन छात्रा शब्द यह लिंग संबंधी परिवर्तन आ गया, जेंडर संबंधी यहां पे परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें आ प्रत्यय लगते ही छात्र और छात्रा इकारांत, आकारांत, उकारांत शब्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहां आ जो है प्रत्यय लगते ही लिंग संबंधी परिवर्तन हो गया। ये शब्द जो पुल्लिंग था, छात्र पुल्लिंग है, एक वचन है, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा में परिवर्तन नहीं आया। यहां लिंग संबंधी परिवर्तन आ गया और वचन संबंधी परिवर्तन यहां नहीं आया है। छात्र और छात्रा सिर्फ लिंग संबंधी परिवर्तन आया है। तो परिभाषित हमने ऐसे किया कि लिंग वचन कारक काल कोई सा भी एक परिवर्तन आ जाए। अब यहां पे देखो छात्रों, यहां नंबर संबंधी परिवर्तन आ गया, वचन यदि ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, यहां पर बहुवचन हो गया। ऐसे ही छात्राओं, ये स्त्रीवाची बहुवचन हो गया और ये पुल्लिंग बहुवचन हो गया। तो ये विकारी शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग से अपन जो है पहले इनके बारे में ठीक तरह से आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है बात। अब देखो इसका दूसरा अविकारी, यानी इसके विपरीत है। विपरीतार्थ के अर्थ है बिल्कुल, परिभाषा भी इसकी ऐसे ही होगी कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। भले हम उनको एक वचन के साथ काम में ले लें, बहुवचन के साथ काम में ले लें, स्त्रीलिंग के साथ काम में लें, पुल्लिंग के साथ काम में लें, वर्तमान में लें, भूत में लें, भविष्य में लें, कारक का कोई सा भी रूप क्यों ना हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण में लिखता हूं, पुरस्कार एक शब्द है,
आप सभी जानते हैं पुरस्कार शब्द का मतलब होता है इनाम, जिसको अपन बोलते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग जैसे पुल्लिंग की बात करें, अपन एक वचन की बात करें कि देवांशु ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसी विद्यालय का तरफ से उसे पुरस्कार मिला। एक वचन है, देवांशु पुल्लिंग है, बालक है, आप सब जानते हैं। और इसकी जगह अगर ये बोले कि नविका ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे पुरस्कार मिला। अब नविका तो स्त्रीलिंग है, देवांशु पुल्लिंग है, लेकिन पुरस्कार शब्द में कोई परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि नविका को पुरस्कार ही मिली, इसको पुरस्कार ही बोलेंगे, चाहे पुल्लिंग के साथ काम में ले लें चाहे स्त्रीलिंग के साथ काम में ले लें। अच्छा, इसके बाद देखो वचन शब्द में परिवर्तन कैसे आता है कि हमारे विद्यालय की छात्रों की जो है क्रिकेट की टीम ने जिला स्तर पर जो है प्रतियोगिता में जो है फाइनल मैच में जो है उसमें जीत हासिल की, तो जिला कलेक्टर की तरफ से उसे जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। अब टीम में तो 10, 11, 12 छात्र होते हैं, बहुवचन है, लेकिन पुरस्कार होगा नहीं कि पुरस्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही इसके अलावा जैसे इसमें जो अविकारी शब्द है उसकी श्रेणी में कौन कौन से शब्द आते हैं? अविकारी शब्द है उनमें जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विश्वादी बोधक अव्यय शब्द आते हैं। एक निपात भी इनकी श्रेणी में आता है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं पहले भी। तो क्रिया का मतलब क्या है? उदाहरण लिखता हूं क्रिया का, जैसे धीरे धीरे, एक शब्द है, रिपीट शब्द है कि देवांशु धीरे धीरे खाना खा रहा है। धीरे धीरे खाना खा रहा है, ये अपन आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, उसके बारे में बहुत सारे उदाहरण आपको बता चुका हूं। जैसे देवांशु धीरे धीरे खाना खा रहा है, ठीक है बात। ये एक वाक्य हो गया। देवांशु एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता है। खा रहा है उसकी क्रिया है और खाना उसका कर्म है। ये आप भली बाती, ये कर्म है, ये क्रिया है, और इसके बारे में आप जानते ही हो। ये क्रिया की विशेषता है, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये विशेषता के अंतर्गत आते हैं। और ये पुल्लिंग है, एक वचन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आप जानते हैं। तो देवांशु धीरे धीरे खाना खा रहा है, या मैं यूं लिखूं कि नविका धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो यहां नविका जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। रही है, यानी ये कर्म क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलती है। तो यहाँ पे कर्ता स्त्रीलिंग है तो रही है हो गया, यहाँ पे कर्ता पुल्लिंग है तो रहा है हो गया, ये परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से ये सब होते हैं जिनमें लिंग वचन कारण काल के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके बारे में जो संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूं आपको। सर्वनाम 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लिंगवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और जो है परिमाणवाचक विशेषण, और जो है चौथा भेद विशेषण का ये संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, और एक जो भेद था अपना संबंधवाचक जिसको बोलते हैं, 2 नामों से जिसको जाना जाता है, कि चारों विशेषणों के बारे में पढ़ चुके हैं। और क्रिया जिसके 2 भेद थे, तो
रचना के आधार पर भी क्रिया के दोनों सकर्मक और अकर्मक ठीक तरह से पढ़ सकते हैं। जो है ये तो विकारी शब्दों की श्रेणी में हो गए। अविकारी शब्दों के अंतर्गत जो आते हैं क्रिया विशेषण, जैसा कि उदाहरण देके बता दिया मैंने, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक, संबंध का बोध कराने वाले शब्द, कर्ता के साथ जो संबंध का बोध कराते हैं। समुच्चय समूह है, झुंड, गुच्छा जिसको कहते हैं, उसका बोध कराने वाले समुच्चय बोधक। विस्मयादि, जहां पर आश्चर्य, भय, जो है दुख, आनंद की जो अनुभूति होती है, वहां पर विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे से पहले से अध्ययन कर चुके हैं। और जब ये व्याकरण में ये सीधी सी बात है, मैं आपको बार बार ये बात इसीलिए कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी सीढ़ी जब अपन आसानी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चढ़ना बहुत आसान होता है। और अगर एक सीढ़ी बीच में छोड़ते हैं, दो सीढ़ी, तो परेशानी होती है, दुविधा होती है। तो ये वर्ण विचार से लेकर के जो बिंदु अपन ने पढ़ना शुरू किया है, इनको आप ठीक तरह से याद करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो निश्चित रूप से ये आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। और जो चीजें आपको पढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक तरह से आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखो, अलग अलग हम इन दोनों को, विकारी और अविकारी को परिभाषित करते हैं। तो परिभाषा इनकी लिख देता हूं और इनके उदाहरण भी मैं आपको कोड जो है बता देता हूं कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन से होते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन से होते हैं। आपको क्या करना है, साथ ही साथ इन सभी को अच्छे से याद करना है। धन्यवाद। बाकी अगले क्लास में